हेलो जी, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी का फेवरेट चैनल जो कि आपको प्रोवाइड कराता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजैक्शन करना है और ना ही कोई पेमेंट करना है। करना क्या है आपको, बस मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। बिल्कुल सही सुन रहे हो, हिंदी मीडियम भी है। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जाके बताएंगे कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लास हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको यहाँ मिलेंगे अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और एमपी बोर्ड। ई बुक्स और ई नोट्स की सुविधा भी है, तो वो आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके हम चेक कर लेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव और आज हम क्या करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करेंगे। कौन सा चैप्टर है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, चैप्टर नंबर 12। क्लास 11 का बहुत ही बढ़िया सा एक चैप्टर है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एकदम बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपको इसके। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो 12th में बहुत दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, टाइप 6 करने जा रहे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैम हमेशा क्या बोलती हैं कि अपने नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है, ताकि कोई भी आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखे जो आपको नहीं पता तो उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन? कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 कंटेन्स sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, विल इट बी अ प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिड बनाते हैं, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। एक नया कुछ फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं S और P, तो ये लोग मिलके क्या बनाएंगे, sp, विच इज अ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिड फॉर्म हमारी बन गई है 1 और 2, इन दोनों ऑर्बिटल के मिलने से। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिया S, P और P, तब क्या होगा मैम, यहां बन जाएगा sp2, ठीक है। तो अपन ने देखा होगा ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जैसे मान लो S, ये हो गया आपका P, ठीक है, ये हो गया आपका D। कितने ब्लॉक्स होते हैं? 5 ब्लॉक्स होते हैं D में, ठीक। तो जब इनके ऑर्बिटल्स मिलते हैं, ये क्या है, इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब ये मिलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है जी। अगर मैंने यहाँ पे लिया S प्लस P और प्लस P, क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। इन सब के अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग एंगल्स होते हैं, अलग अलग ज्योमेट्रीज होती हैं, ठीक, क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, हमें एक कंपाउंड दिया है, क्या है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इट कंटेन्स sp और sp। तो अब देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कैसे, किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ये वाला कंपाउंड, ठीक है। एक ऐसा कंपाउंड लिखते हैं जिसमें हम सारे हाइब्रिडाइजेशन सीख जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका कार्बन है ना, वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक। जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। टेट्रावेलेंट होता है आपका कार्बन, है ना, ये तो आपको पक्का पता होगा, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है ये, कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावेलेंसी शो करता है। तो इसके सारे बॉन्ड्स कंप्लीट कर दो पहले। तो देखो, इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, ठीक है, इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, बिल्कुल है मैम, 1 2 3 4 इसके हैं, नहीं मैम, इसके यहाँ पे एक H लिख दो, ठीक, इसके हैं 1 2 3 4, इसके भी, ठीक है। तो सारे बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना कैसे है वो हम सीखते हैं पहले, इसके बाद आएंगे अपन ये वाले मॉलिक्यूल पे। देखो, जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालने की बात आए ना, तो आपको एक, जैसे इस कार्बन का निकालना है, तो बस सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो। क्या काउंट करना है आपको? सिंगल बॉन्ड काउंट करना है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड काउंट करना है। चलिए शुरू करते हैं। सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे। यहाँ देखो, इस कार्बन का निकाल रहे हैं अपन पहले, तो 1 2 3 और 4 हो गए ना। जब आपके 4 सिंगल बॉन्ड होंगे, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, ठीक है। कैसे देखो, sp और p, sp sp3, ठीक। नेक्स्ट वाले कार्बन पे आ जाओ। अब मैं आप बोलोगे यहाँ पे मैम डबल बॉन्ड है, तो इसको 2 बार गिनना है, नहीं,
डबल बॉन्ड है तो उसको एक ही बार गिनेंगे, ठीक है, उसको एक ही बार गिनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 2 और ये 3, इसको भी गिनना है क्योंकि हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं। 1 2 3, 3 हो गए ना, 3 सिंगल बॉन्ड हो गए ना, 3 सिंगल बॉन्ड हो गए तो आप क्या लिखोगे, sp2। क्या लिखोगे आप, sp2। कैसे लिखोगे, देखो sp और p, है ना, इस कार्बन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक, ओके मैम। नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 और 3, कितने हैं सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इस कार्बन पे आ जाओ, इस कार्बन के अब यहाँ पे 3 बॉन्ड लगे हैं तो क्या मैम इसको 2 बार गिनना है, फिर एक बार गिने, कितनी बार गिनेंगे हम, आपको सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड गिनना है, सिर्फ एक बार ही गिनोगे, ठीक है ना, सिर्फ एक ही बार गिनना है आपको। तो 1 2 क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp2, इसका 1 2 क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने sp2 बोला, sp और sp, ठीक है। तो यहाँ देखो एक और चीज क्या, कि जब आपके 2 सिंगल बॉन्ड होंगे तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, क्लियर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सीखा कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब हमको एक बहुत सुंदर सा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, क्या है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, ये आप नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आता है कि आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, है ना जी। चलिए, तो हमें ये सुंदर सा मॉलिक्यूल क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो हमें ये दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे, हमको दिया है वैसे इट कंटेन्स sp और sp2, लेकिन कौन सा sp और कौन सा sp2 है आप बताओगे, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए क्या करोगे, सबसे पहले तो बॉन्ड ओपन करके लिख दो। अभी देखो बॉन्ड क्लोज है ना, कंडेंस फॉर्म में लिखा है, ये कंडेंस फॉर्म में लिखा है, हमको ओपन स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा इसको। चलिए तो फिर इसको ओपन स्ट्रक्चर में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसको हटा दो, ये यहाँ पे 2 H बने हुए हैं, ठीक है मैम, 2 H बने हैं बिल्कुल यहाँ पे, ये देखो ये हमने ओपन फॉर्म में लिख दिया। अब निकालेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन। चलो इस कार्बन का निकालें, सिंगल बॉन्ड काउंट कर लो बस, 1 2 3, 1 2 3 मतलब कि 3 है ना, तो 3 के लिए देखो क्या था, sp2, ठीक। ये वाले कार्बन पे आ जाओ, एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया, क्या हो गया इसका, sp, ठीक है। इस कार्बन पे आओ, 1 2 3 क्या हो जाएगा, sp2, ठीक है। तो जो बीच वाला कार्बन है आपका, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, और जो 2 बगल में कार्बन लगे हुए हैं उनका क्या है, sp2 है, ठीक है मैम। इतना तो हमको समझ में आ गया कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है जी, ओके। अब देखो वो पूछ रहे हैं कि ये जो आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है क्या वो प्लेनर है, क्या वो प्लेनर है, विल इट बी अ प्लेनर मॉलिक्यूल। आप कैसे देखेंगे, तो पहले ना इस मॉलिक्यूल को समझते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल दिया है और कैसे इसका स्ट्रक्चर बना है, ठीक। यहाँ पे आओ, यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो इन लोगों ने क्या किए होंगे, अपने ऑर्बिटल शेयर किए होंगे, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया, इसने भी सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, जो p ऑर्बिटल है ना वो p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। अब कैसे करेगा, देखो इसका एक p ऑर्बिटल ये, ठीक है, इसका भी, तो क्या करेगा, ये दोनों बॉन्ड कर लेंगे, ये दोनों बॉन्डिंग कर लेंगे आपस में, ठीक है मैम। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, समझ आया। पहले तो इन दोनों कार्बन ने क्या किया, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करे, और उसके बाद क्या किया, इनके पाई जो p ऑर्बिटल्स हैं उन्होंने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे आ जाओ, इन दोनों कार्बन की बात करते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड होंगे ना, यहाँ पे जो p ऑर्बिटल्स होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। कैसे मैम परपेंडिकुलर कैसे, यहाँ देखो ये एक p ऐसे, एक p ऐसे, एक p ऐसे और एक p ऐसे। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि यहाँ पे इन दोनों का बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और इन दोनों का, तो एक p यहाँ पे फॉर्म हो गया, समझ में आया। ये दोनों परपेंडिकुलर थे ना, तो इन दोनों का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पे ये दोनों थे, ये py और pz क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। जो ये दोनों और p ऑर्बिटल्स है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, ये पिंक वाला दिख रहे हो आप, ये वाला, ये एक प्लेन में, प्लेन क्या होता है, ये प्लेन, ये एक प्लेन है, ठीक है। अगर मैं पेन रखूंगी तो ये क्या हो गया, 3D हो गया, क्या हो गया, ये 3D हो गया ये। लेकिन अगर इसकी बात करें, यहाँ पे एक्सेस बनाऊंगी मैं, तो ये हो जाएगा एक प्लेन है, पेपर है ना, पेपर है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये क्या है, एक प्लेन है।
ये एक अलग प्लेन हो गया, समझ रहे हो? तो ये एक अलग प्लेन हो गया और ये एक अलग प्लेन हो गया, तो मतलब दो प्लेन्स हो रहे हैं ना, तो क्या हो गया, ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन प्लेनर, क्योंकि दोनों ही ऑर्बिटल्स के क्या हो रहे हैं, अलग अलग प्लेन हो रहे हैं। किसके फॉर्मेशन के कारण, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना कुछ बहुत ही सुंदर सा बनता है, बताते हैं आपको। देखो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है ना, ऐसा है ना, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है। अब ये जो होता है ना, ये अलग प्लेन में है, तो इसको अपन बैक से दिखा देते हैं और इसको अपन दिखा देते हैं फ्रंट से। आपका जो डैश और वेज है वो क्या होता है, जो डैश होता है ना वो बैक, मतलब ये जो आपका बोर्ड है इसके पीछे जा रहा है, बैक। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, अगर मैंने डैश बनाया तो मतलब कि ये पीछे दिखा रहा है, ऐसे पीछे दिखा रहा है, ठीक है। और अगर मैंने वेज बनाया तो मतलब आगे बॉन्ड दिखा रहा है। ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है। अगर मैंने डैश दिखाया तो इसके पीछे दिखाएगा ऐसे, ठीक है, ये देखो इसके पीछे दिखाएगा ऐसे। अगर मैंने वेज दिखाया तो इसके फ्रंट पे दिखाएगा, ठीक, ये हमने बताया है। तो देखो ये एक अलग प्लेन हो गया, ये एक अलग प्लेन हो गया, इसीलिए क्या है, ये एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। समझ में आया? इसलिए क्या है, एक ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्लियर है सभी को? ठीक है जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। यहां देखो जैसे कि हमने बनाया था उसमें, है ना, ये डैश, ये वेज, और यहाँ पे क्या होते हैं, पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे पाई बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। और क्या है, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। चलिए एक बार यहाँ पे इसको रीड करेंगे। चलो करें इसको रीड एक बार। सेंट्रल कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज, हमको पता ही था, यहाँ पे एक बार बना लेते हैं अपना स्ट्रक्चर, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये प्लेन में है, ये वाला बैक साइड पे है आपका, और ये है आपका फ्रंट पे, ठीक है। ये क्या है आपका, फ्रंट पे है, ठीक है जी, ये आपका फ्रंट पे। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो सेंट्रल कार्बन एटम है वो क्या है, sp हाइब्रिडाइज है, एंड इट्स टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे कि हमने देखा था जो p ऑर्बिटल्स थे वो क्या थे, परपेंडिकुलर थे, ठीक है मैम। द p ऑर्बिटल्स इन वन प्लेन ओवरलैप विद वन ऑफ द p ऑर्बिटल्स ऑफ द लेफ्ट टर्मिनल। जैसे कि हमने देखा था ना, ऐसा वाला था, इसने ओवरलैप किया इससे, ठीक है। और वैसे यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर में एक ऑर्बिटल था, तो इसने ओवरलैप किया इसके साथ, ठीक है, ऐसा हमने देखा था। और क्या लिखा है, of the left terminal carbon atom and the p orbital in the other plane overlaps with the p orbital of the right side terminal carbon atom. ठीक, this fixes the position of the two terminal carbon atoms and the hydrogen atoms attached to them in the plane perpendicular to each other. दोनों ही ऑर्बिटल्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, वही लिखा गया है यहाँ पे जो हमने पहले वाली इमेज में देखा था। Due to this, the pair of hydrogen atoms attached to terminal carbon atoms are present in different planes. दोनों अलग अलग प्लेन में प्रेजेंट है ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल। जिस तरीके से हमारा p ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है, इसीलिए जो आपके दोनों कार्बन्स हैं वो क्या है, अलग अलग प्लेन में है, ठीक है। अगर आपका ये वाला ऐसा है ना, ऐसा है, तो ये आपका ऐसा होगा, समझ में आ रही है। अगर आपका जो फर्स्ट वाला ऊपर वाला कार्बन है वो ऐसा है, तो ये वाला ऐसा होगा। परपेंडिकुलर अलग अलग, दोनों अलग अलग प्लेन्स में होंगे, ठीक है। इसका प्लेन ऐसा है तो इसका प्लेन कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बेंजोइक एसिड इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट्स क्रूड सैंपल कैन बी प्यूरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट वाटर। What characteristic differences in the properties of benzoic acid and the impurity make this process of purification suitable? सबसे पहले देखो benzoic acid होता क्या है, this is your benzoic acid, है ना, this is your benzoic acid, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या होता है,
COOH ग्रुप होता है, वो ये बोल रहे हैं हमको कि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हमको पता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं अपन, बेंजोइक एसिड, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, बेंजीन लगा हुआ है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इट्स क्रूड सैंपल कैन बी प्यूरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट वाटर। हॉट वाटर से इसका क्या करते हैं, हम प्यूरिफिकेशन कर देते हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स differences in the properties of benzoic acid and the impurity make this process of purification suitable। ठीक, तो अपन देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी। एक तो benzoic acid is more soluble in hot water, it is more soluble in hot water and less soluble in cold water। दो चीजें हैं, क्या, एक कि वो हॉट वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, और दूसरा क्या कि जो कोल्ड वाटर होता है उसमें वो लेस सॉल्युबल होता है, ठीक है, उसमें वो लेस सॉल्युबल होते हैं। और दूसरी क्या, अब देखो इम्प्योरिटीज़ की बात करते हैं। इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द बेंजोइक एसिड, जो इम्प्योरिटीज़ हमको मिली हैं आफ्टर प्यूरिफिकेशन, जो इम्प्योरिटीज़ मिली हैं इन द प्रेजेंट इन द बेंजोइक एसिड आर ईदर इनसॉल्युबल इन वाटर, या तो वो इनसॉल्युबल मतलब कि वो पानी में घुलेंगी नहीं, पानी में डिजॉल्व नहीं होंगी, या फिर मोर सॉल्युबल इन द वाटर। दो केसेस, क्या केसेस बन रहे हैं हमारे कि भाई पहली चीज़ तो ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हमें मिली हैं बेंजोइक एसिड के प्यूरिफिकेशन के बाद, वो या तो बिल्कुल भी पानी में सॉल्युबल नहीं होंगी, या फिर क्या होगा कि वो पानी में बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएंगी, ठीक है, टू सच एन एक्सटेंट दैट दे रिमेन इन द सॉल्यूशन। इतनी ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएंगे कि वो सॉल्यूशन में ही रह जाएंगी, उस सॉल्यूशन में ही रह जाएंगी एज द मदर लिक्विड अपॉन क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो हमने बेंजोइक एसिड का उसमें क्या देखा कि वो मोर सॉल्युबल होता है किसमें, हॉट वाटर में, और वो लेस सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में। इम्प्योरिटीज़ की बात करें तो इम्प्योरिटीज़ में क्या होता है, जब बेंजोइक एसिड का प्यूरिफिकेशन कर देते हैं तो इम्प्योरिटीज़ हमको जब मिलती हैं तो दो केसेस बनते हैं। क्या केस बनता है, एक ये कि या तो बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएंगी पानी में, या तो बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएंगी, या फिर दूसरा क्या होता है कि वो कम सॉल्युबल मतलब इनसॉल्युबल होंगी पानी में, ठीक है जी, क्लियर है। एक बार रीड कर लेंगे सभी के सभी जल्दी से, ठीक है ना, पढ़ लिया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जल्दी से फटाफट। टू लिक्विड्स A and B कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक, दो लिक्विड्स हैं A और B, उन दोनों को सेपरेट कर दिया भाई, अलग अलग कर दिया उन लोगों को, कौन से मेथड से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग कर दिया है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड A इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड B। वो बोल रहे हैं जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A है वो लेस देन है देन B, ठीक है, मतलब B का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। Which of the liquids do you expect to come out first in the distillate? Explain। अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो डिस्टिलेशन वाला जो टॉपिक है ना, इसका एक की कॉन्सेप्ट है, इसका एक बहुत मज़ेदार सा की कॉन्सेप्ट है। अगर वो समझ जाओगे तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन हम आसानी से कर लेंगे। की कॉन्सेप्ट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, एंड वॉलेटाइल नेचर, वॉलेटाइल नेचर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एंड वॉलेटाइल नेचर। अब देखो दो लिक्विड्स है मेरे पास, ठीक है, ए और बी मान लेते हैं, है ना, ए और बी दोनों लिक्विड्स हैं और दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग हैं, दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, अलग अलग हैं। तो मैंने क्या, देखो एग्जाम्पल लेते हैं, काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया एसीटोन और यहाँ पे ले लिया मैंने एक बेंजीन, ठीक है, इसका कितना होता है, मान लेते हैं 56 डिग्री समथिंग, 56 डिग्रीज सेल्सियस, और इसका 80 डिग्री, दोनों का ही अलग अलग है। अब क्या हुआ, इसको एक बीकर में डाल दिया, दोनों को ही क्या किया है, एक बीकर में डाल दिया। अब इसका टेम्परेचर तो अलग अलग है ना, इसका क्या है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट वही, टेम्परेचर अलग अलग है, तो सेपरेट कैसे करेंगे इसको। तो देखो सुनो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो क्या होगा, वो इजीली, मतलब वो उसका वॉलेटाइल नेचर ज़्यादा होगा। क्यों मैम, ऐसा क्यों, देखो मान लो बी को, इसका क्या है 80 डिग्री सेल्सियस है ना, इसको ज़्यादा देर लग रही है बॉयल होने में, इसको ज़्यादा देर लग रही है बॉइलिंग होने में, मतलब कि इसका वॉलेटाइल नेचर क्या है, कम है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉलेटाइल नेचर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉलेटाइल नेचर के। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है मैम, वॉलेटाइल का मतलब होता है इजीली इवेपोराइज हो जाना, इजीली इवापोरेट हो जाना विदाउट गिविंग एनी सर्टेन टेम्परेचर टू दैट
लिक्विड और दैट कंपाउंड। जैसे कि मान लो पेट्रोल है ना, हमको उसको कुछ ऐसे हीट या फिर टेम्परेचर नहीं देना पड़ता। अगर उसको थोड़ा टाइम के लिए रखोगे आप खुले एनवायरनमेंट में तो वो इवापोरेट हो जाएगा। लेकिन मान लो पानी है, उसी जगह अगर हम पानी को कंपेयर करें पेट्रोल से तो क्या होगा, पानी को आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाके वो वेपराइज फॉर्म में आने लगेगा। लेकिन पेट्रोल या फिर कैम्फर या फिर नैफ्थलीन्स क्या होती हैं, जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं वो अपने आप इवापोरेट हो जाते हैं, उनका वॉलेटाइल नेचर होता है, मतलब वो ईजिली वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि वो इजीली वेपराइज हो जा रहे हैं ना, उनको कोई टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि उसका वॉलेटाइल नेचर कम है, वो इजीली वेपराइज नहीं होता, उसको बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है ताकि वो वेपराइज स्टेट में आ जाए। ठीक है जी, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है देन बी। ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है देन बी, मतलब कि ए इजीली वॉलेटाइल, इजीली वेपराइज हो जाएगा। ठीक है ना, ए का अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो मतलब कि क्या, कि ये इजीली वेपराइज फॉर्म में आ जाएगा, इजीली वेपराइज हो जाएगा। तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, अभी उसका सेटअप वगैरह देखेंगे अपन और कैसे कैसे काम करते हैं वो भी देखेंगे। तो ऐसे एक चीज़ समझो, बस एक ये कॉन्सेप्ट समझो कि हमने जो इसमें एक लिक्विड भरा है, ठीक है, इसको यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ से क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसा सेटअप रहता है, आगे अपन देखेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो इजीली सबसे पहले वेपराइज हो जाएगा और यहाँ पे एक कंटेनर में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होने लगेगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, समझ आया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो इजीली वेपराइज हो जाएगा क्योंकि उसका वॉलेटाइल नेचर बहुत अच्छा है और वो फर्स्ट सेपरेट आउट हो जाएगा। क्लियर है, ये इसका की कॉन्सेप्ट था। अब स्टेप बाय स्टेप अपन सारी चीजें देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या मतलब होता है। इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। दो लिक्विड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया एसीटोन और बेंजीन, या फिर कोई भी दो लिक्विड्स ले लिए, उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड यूज करते हैं। इट इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स डिफर बाय 20 डिग्री सेल्सियस और लेस। जो दो कंपोनेंट्स हैं ना, जो दो ए और बी हैं, उनका जो डिफरेंस होना चाहिए टेम्परेचर में क्या होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। उससे ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत है ना। अपन किस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाएंगे, जब उनका डिफर क्या होगा, उनका टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस या फिर और कम। ठीक है, तो इतना से समझो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है, दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक है, वो यूज़ होती है और इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब दोनों ही जो आपके कंपाउंड्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो 20 डिग्री सेल्सियस डिफर करना चाहिए या फिर उससे कम। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब दोनों का ही जो ए और बी है ना, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इन दिस केस वी नो, जो हमको अभी क्वेश्चन में केस दिया हुआ है उनमें क्या बोला है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज लेस देन द लिक्विड B. This means that the liquid A will vaporize at a lower temperature compared to liquid B. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो इजीली वेपराइज हो जाएगा, तो हमारा A का बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, तो वो इजीली वेपराइज हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द लिक्विड्स विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट, और हमारे वाले केस में किसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, A का कम है ना, विल इवापोरेट फर्स्ट, विल इवापोरेट फर्स्ट। आपको समझ में आया क्यों, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो इजीली वेपराइज फॉर्म में आ जाएगा, वेपर्स बन जाएंगे उसके। एज द मिक्सचर इज हीटेड लिक्विड ए विल टर्न इनटू वेपर फर्स्ट बिफोर लिक्विड बी डज। ठीक है, बस बहुत छोटा सा की कॉन्सेप्ट है, अगर वो समझ लिया तो हमको पूरा प्रोसेस बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। द वेपर्स ऑफ द लिक्विड ए, the vapors of the liquid A will rise through the distillation column and will be collected first in the distillate. क्यों, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो जल्दी वेपराइज फॉर्म में आ जाएगा और जो हमारा डिस्टिलेट है उसमें कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। once the temperature reaches the boiling point of liquid B, it will start to vaporize, but
दिस अकर्स आफ्टर द लिक्विड ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्टिल्ड। क्या हुआ इसका मतलब कि देखो जैसे ही हम लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चालू किया तो ए का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो तो कम था, इसलिए वो क्या हुआ, इजीली वेपराइज हो गया पहले। अब जैसे जैसे पूरा वेपराइज हो गया है ना, अब टेम्परेचर तो बढ़ रहा है उसका, हम टेम्परेचर तो दे रहे हैं, हीट तो कर रहे हैं उसको नीचे से। एक सर्टेन पॉइंट आएगा जब लिक्विड बी का हमको टेम्परेचर मिल जाएगा कि वो उस पर बॉयल होना शुरू कर जाएगा। लेकिन कब, जब पूरा लिक्विड ए हमको उस बीकर में मिल चुका होगा, तब जाके लिक्विड बी वेपराइज होगा। तो हमारे दोनों जो कंपाउंड्स है वो क्या बोलते हैं, सेपरेट हो गए ना। दोनों कंपाउंड्स बहुत इजीली सेपरेट हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, therefore we expect liquid A to come, therefore we expect liquid A to come out first in the distillate followed by liquid B। और जैसे ही हमारा प्रोसेस शुरू होगा, सबसे पहले कौन सा कंपाउंड बाहर आएगा, लिक्विड A, और उसके बाद B। ठीक है, liquid A will come out first in the distillate because it has a lower boiling point than B। क्लियर है सभी को? यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और वॉलेटाइल नेचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट और वॉलेटाइल नेचर की बात हो रही है। क्लियर है? तो अगर किसी भी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, तो मतलब कि उसका वॉलेटाइल नेचर क्या है, ज़्यादा है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो पूछा था, हमें बोला गया था कि ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। हमारा जो ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, कम था। मतलब कि जो ए है, जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो ए है वो पहले बाहर आ जाएगा और बी बाद में बाहर आएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यू हैव अ मिक्सचर ऑफ 3 लिक्विड्स ए, बी एंड सी। देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड रेस्ट ऑफ द 2 लिक्विड्स दैट इज बी एंड सी। मतलब ए का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, किसमें, ए, और फिर बी और सी का अलग है। ठीक है, boiling point of liquid B and C are quite close. Liquid A boils at a higher temperature than B and C. Liquid A boils at higher temperature than B and C. मतलब liquid A उसका boiling point क्या है, बहुत ज़्यादा है, and the boiling point of B is lower than C. ठीक, and the boiling point of B is lower than C. How will you separate the components of the mixture or diagram showing setup of the apparatus for the process? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, यहाँ पे हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करोगे आप बस बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख लो कि इसमें दिया क्या है। एक्चुअली में आपका जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो क्या दिया हुआ है, मतलब इसमें बोला है कि ए सबसे ज़्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद किसका बोल रहा है, देखो यहाँ पे बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज लोअर देन सी, मतलब सी का ज़्यादा होगा। ठीक है मैम, सी का ज़्यादा होगा और फिर आखिरी में बी, यही होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। मतलब ए है वो सबसे ज़्यादा बॉइल, सबसे हाई टेम्परेचर है उसका, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, फिर सी, और उसके बाद सबसे कम पे क्या है, बी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे वॉलेटाइल नेचर का, अगर मैं यहाँ पे वॉलेटाइल नेचर का ऑर्डर लगाऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वॉलेटाइल नेचर का ऑर्डर लगाऊंगी तो मैं क्या लिखूंगी, सबसे ज़्यादा होगा बी, फिर सी और फिर ए, क्योंकि हमने बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉलेटाइल नेचर। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो इजीली वेपराइज हो जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, देखो बी का सबसे कम है, तो वो इजीली वेपर फॉर्म में आ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या इसका सेटअप और अपैरेटस क्या क्या यूज़ होते हैं उसमें, पूरा हम उसका प्रोसीजर देखते हैं। ठीक है, तो हमको इसका की कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा उसका वॉलेटाइल नेचर ज़्यादा होगा, वो पहले इवेपोरेट हो जाएगा और पहले हमारे डिस्टिल्ड फ्लास्क में आ जाएगा। देखो यहाँ पे द बॉइलिंग पॉइंट्स आर इन द ऑर्डर ए, सबसे ज़्यादा ए का, फिर सी का, बी का, हमने यही लगाया था। ठीक है, ये है बढ़िया सा सेटअप किसका, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। क्या होगा, लिक्विड ए कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड बी एंड सी बाय सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन, बी एंड सी कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, क्योंकि हमने बोला कि ए का बहुत ही ज़्यादा हाई है, ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो हम उसको सिंपल डिस्टिलेशन से भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। और उन्होंने बोला कि बी और सी का क्वाइट सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। हमको पता ही है क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में,
यहाँ देखो इस बीकर में, इस फ्लास्क में, आरबी फ्लास्क मतलब राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या रखा है अपन ने, बी और सी। यहाँ पे क्या है, बी और सी दोनों है, ठीक है, बी प्लस सी। क्या होगा, यहाँ पे एक थर्मामीटर लगाया हुआ है और यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है, जहाँ पे कंडेंस होके उसके ड्रॉपलेट्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, किसमें, एक डिस्टिलेट में, इसमें एक अपने कॉनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। हमने बोला कि ऐसा ऑर्डर था ना, ए फिर सी और फिर बी। ये किसका ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था, मतलब सी का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है देन बी। बी का काम है ना, अगर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वॉलेटाइल नेचर क्या होगा, ज़्यादा को इजीली वेपराइज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके फ्लास्क में कौन आएगा मैम, सबसे पहले आ जाएगा आपका बी, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आएगा बी, उसके बाद आएगा आपका सी। पहले बी आ जाएगा, उसके बाद आएगा सी, मतलब हम पहले बी को सेपरेट आउट कर सकते हैं, उसके बाद हमको सी मिल जाएगा, ठीक है। Due to the fact that boiling point of A is much higher than the boiling of B and C, this can be done by using a apparatus as shown in the figure 1, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ये वाला, ठीक है। As the boiling point of liquid A, B are quite close but much lower than that of A, hence mixture of liquid B and C will distill together leaving behind liquid A। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं, एक चीज़ ये बोली है कि जब हमने उन तीनों को उसमें रखा, राउंड बॉटम में रखा, तो क्या हुआ, ए तो पहले अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है और हमें उसमें क्या मिलेगा, बी और सी मिल जाएगा। फिर से उसको डिस्टिल करेंगे, फिर हमको मिलेगा पहले बी और उसके बाद सी। समझ आया, ठीक। अब ये देखो, हमने आखिरी में क्या किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया। यहाँ पे हमने लगाए हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स विथ पैकिंग। पहला वाला क्या था, सिंपल डिस्टिलेशन, जिसमें हमको बी और सी मिल गया था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले हमको बी मिलेगा क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, और फिर हमको बाद में क्या मिलेगा, हमको सी मिल जाएगा। सी मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। ये आपको सेटअप पूरा याद करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपको लिक्विड डिस्टिल करना है उसको हम यहाँ रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे कंडेंसर लगता है, यहाँ पे सिंक, ये आपका सिंक हो गया, ये आपका वाटर इनलेट है, यहाँ से अपन वाटर को डालते हैं, और फिर यहाँ पे आपके वेपर बन के किस में कलेक्ट हो जाते हैं, इसमें कलेक्ट हो जाते हैं कॉनिकल फ्लास्क में, विच इज़ अ डिस्टिल्ड लिक्विड। आपको प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड मिल जाता है। क्लियर है, ठीक है। चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहाँ तक तो हमको सब कुछ क्लियर है कि क्या होगा। यहाँ पे एक और बार देख लो। ऑन फर्दर हीटिंग लिक्विड ए विल डिस्टिल ओवर। नाउ प्लेस द मिक्सचर ऑफ बी और सी, जो कि हमने देखा कि यहाँ पे लिक्विड ए तो चला जाएगा, उसके बाद बी और सी बचेगा, तो उसको हम फ्लास्क में डाल देंगे, इन अ फ्लास्क फिटेड विथ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर 2। जैसे हमने अभी फिगर 2 में देखा था ना, वो है अपना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होगा, लिक्विड बी विल डिस्टिल ओवर फर्स्ट एंड देन लिक्विड सी एज द फॉर्मर प्रोसेस लोअरिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड द लेटर। ये हमने पहले डिस्कस कर चुका है पूरा, ठीक है। बस इतनी सी बात है क्या, कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले हमारे फ्लास्क में आ जाएगा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर, उसका वॉलेटाइल नेचर बहुत अच्छा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ बबल प्लेट टाइप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। When do we require such type of a column for separating two liquids? Explain the principle involved in the separation of component of a mixture of liquids by using fractionating column. What industrial applications does this process have? ठीक, तो सारी चीज़ें एक एक करके देख लेते हैं फटाफट से, जल्दी से। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन देख लिया आपने एक बार। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे। वो बोल रहे हैं अगर बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स इट्स नॉट मच। अच्छा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। अभी पुराने वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या देखा कि बी और सी जो थे उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्वाइट डिफरेंस था, इसलिए हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ किया। ए का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करके ही हमने उसको सेपरेट आउट कर दिया। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मैथड यूज़ करते हैं। ठीक है जी। द टेक्निक इज
अपन तो पढ़ चुके हैं ये वाला. द टेक्निक इज वेपर्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स आर पास थ्रू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिफोर कंडेंसेशन फिटेड ओवर द माउथ ऑफ द राउंड बॉटम फ्लास्क. हमने इसका पूरा जो सेटअप था वो पहली वाली इमेज में देखा था, जो कि है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ठीक है. जस्ट द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो मैटर करता है. अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो क्या होगा, पहले फ्लास्क में आके जमा हो जाएगा, बैठ जाएगा, डिस्टिल हो जाएगा. ठीक है. वेपर्स ऑफ द लिक्विड विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट condenses before the vapor of the liquid with lower boiling point. ये तो हमने डिस्कस कर ही चुका है. अगर मान लेते हैं यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं कि ए का वेपर प्रेशर ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो बी पहले आ जाएगा. बी पहले क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा. बी पहले क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि इसका वॉलेटाइल नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा. The vapors rising up in the fractionating column becomes rich in more volatile components. ठीक. Fractionating columns provide many surfaces for heat exchange between ascending vapors and descending condensed liquid. The vapors become richer in low boiling point components. ठीक है. तो वहाँ ये बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ना, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सर्फेसेस प्रोवाइड करते हैं ताकि हीट एक्सचेंज हो जाए. हमने देखा था सिंक दी हुई थी, वाटर इनलेट दिया था ताकि क्या हो, हीट एक्सचेंज हो जाए बिटवीन असेंडिंग वेपर्स एंड डिसेंडिंग कंडेंस्ड लिक्विड. ठीक. वन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज. हमसे एप्लीकेशन भी पूछी थी उसमें क्वेश्चन में. तो क्या एप्लीकेशन है इसकी, जो क्रूड ऑयल होता है ना उसको सेपरेट करने में काम आता है इनटू वेरियस फ्रैक्शंस लाइक गैसोलीन, कैरोसिन ऑयल्स, डीजल ऑयल्स एंड ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स एक्सेट्रा. ठीक है. इसकी एक और एप्लीकेशन क्या है, इसकी एक और एप्लीकेशन देखो. अनदर एप्लीकेशन इज टू सेपरेट द सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड मीथेनॉल फ्रॉम पायरोलिनजीनियस acid obtained by destructive distillation of wood. ठीक है. तो सबसे पहले हमने क्या देखा, क्या है इसकी एप्लीकेशन. जो क्रूड ऑयल होता है ना उसको डिफरेंट फ्रैक्शंस में, जैसे कि गैसोलीन हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, डीजल ऑयल हो गया, इन सब में सेपरेट करने में यूज होता है. क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं. और दूसरा क्या है, सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड मीथेनॉल. ठीक. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अ लिक्विड विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट डिकम्पोजेज ऑन सिंपल डिस्टिलेशन बट इट कैन बी स्टीम डिस्टिल्ड फॉर इट्स प्योरिफिकेशन. एक्सप्लेन हाउ इज इट पॉसिबल. वो बोल रहा है एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या किया, सिंपल डिस्टिलेशन ने उन्होंने सिंपल डिस्टिलेशन से क्या किया, डिकम्पोज कर दिया. इट कैन अ लिक्विड विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट डिकम्पोजेज ऑन सिंपल डिस्टिलेशन. ठीक है. तो हमने पहले वाले क्वेश्चंस में भी देखा था, ए का सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट था तो उसको सिंपल डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई कर दिया था. बट इट कैन बी स्टीम डिस्टिल्ड फॉर इट्स प्यूरिफिकेशन. एक्सप्लेन हाउ इज इट पॉसिबल. एक्सप्लेन हाउ इज इट पॉसिबल. चलिए देखते हैं. क्वेश्चन पढ़ लिया आप सभी ने. यहाँ देखो, जब भी स्टीम डिस्टिलेशन होता है ना तो क्या होता है उसमें, द वेपर प्रेशर, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द स्टीम बिकम्स इक्वल. जब भी वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके वेपर प्रेशर और जो स्टीम है वो अगर बराबर किसके हो जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब हम करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन. तब हम क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं. जब वो किसके बराबर हो जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएंगे. एज वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज हायर देन द ऑर्गेनिक लिक्विड्स, ऑब्वियसली क्योंकि हमको पानी को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है तभी तो वो वेपराइज फॉर्म में आता है ना. तो यही तो बोल रहे हैं वो कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज हायर देन द ऑर्गेनिक लिक्विड्स, देयरफॉर ऑर्गेनिक लिक्विड्स वेपराइजेस एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इन स्टीम डिस्टिलेशन विदाउट डिकम्पोजिंग. समझ में आया. क्योंकि हमारा जो वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा वेपर फेज में आने में, है ना. और हमारा जो ऑर्गेनिक लिक्विड है वो क्या है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, तो वो इजीली वेपराइज हो जाएगा और डिस्टिल हो जाएगा. ठीक. इसीलिए क्या करते हैं, ऑर्गेनिक लिक्विड्स वेपराइजेस एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इन स्टीम. क्योंकि स्टीम क्या है, पानी तो है ना. वाटर का गैसियस फॉर्म में तो है स्टीम.
तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, स्टीम डिस्टिलेशन कर देते हैं, क्योंकि हमको एकदम प्योर कंपाउंड मिल जाता है विदाउट डिकम्पोजिंग हमें एक प्योर फॉर्म मिल जाता है। ठीक, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में, पूरे जो हमारी जो वीडियो थी उसमें जो की कॉन्सेप्ट था वो क्या था, बॉइलिंग पॉइंट और वॉलेटाइल नेचर। बॉइलिंग पॉइंट और वॉलेटाइल नेचर क्या देखा हमने ये देखा कि अगर किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो मतलब कि उसका जो वॉलेटाइल नेचर है वो बहुत ही बढ़िया है, वो इजीली वेपोराइज हो जाएगा और हमारे फ्लास्क में पहुंच जाएगा, जहाँ पे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। दो कंपाउंड्स को हम बहुत इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं अगर उनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो अराउंड 20 या उससे लेस है। अगर बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो क्या करोगे, सिंपल डिस्टिलेशन कर सकते हो, लेकिन अगर डिफरेंसेस क्वाइट सिमिलर है तो क्या करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? आई थिंक बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए होंगे। और आपको क्या कर लेना है, एक और चीज़ कर लेनी है, मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस आपके सामने आते रहें और आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहो। इसका मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वेबसाइट पर जाके और भी सारे कोर्सेज हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। यहाँ पे CBSE बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको मिलेंगे और भी सारे बोर्ड के कोर्सेज, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। और स्टूडेंट्स यही नहीं, यहाँ पे इसके साथ और भी सारे कोर्सेज आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि किसी भी वीडियो के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको ट्रांजैक्शन भी नहीं करना है, सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको, ताकि आपको ऐसी ही और सारी वीडियोज़ पता लग जाए। तो वो तो फ्री है ना, सब्सक्रिप्शन तो बिल्कुल फ्री है। तो आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए। ई-बुक्स और ई-नोट्स, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके हम चेक कर लेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स आपको दे रहा है एकदम हाई क्वालिटी कंटेंट, हाई क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। तो देर किस बात की, फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सोशल मीडिया पे हो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे भी मैग्नेट ब्रेन्स है। जल्दी से जाके फॉलो करेंगे, वीडियो को करेंगे लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।